नमस्कार। आप सुन रहे हैं हॉरोस्कोप रेडियो, वो जगह जहां अंधेरे की हर आवाज एक कहानी बन जाती है। तो चलिए। शनिवार वाड़ा का सच। ये कहानी हमें भेजी है डॉक्टर अभय कुलकर्णी ने, जो पुणे के पास आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में काम करते थे। जब उन्होंने यह बयान दिया, तब उनके हाथों में कंपन था और आंखों में वो खालीपन था जो सिर्फ बहुत भयानक चीज देखने के बाद आता है। पुणे का शनिवार वाड़ा, महाराष्ट्र का वो ऐतिहासिक किला जिसके बारे में हर कोई जानता है। पेशवाओं की राजधानी, मराठा साम्राज्य का गौरव और साथ ही एक ऐसी जगह जिसके बारे में अनगिनत कहानियां सुनाई जाती हैं। लोग कहते हैं कि शाम 6 बजे के बाद यहां कुछ अजीब होता है, कुछ ऐसा जो समझ से परे है। काका मला वाचावा यानी चाचा मुझे बचाओ, ये मराठी शब्द इतने मशहूर हो चुके हैं कि पूरे महाराष्ट्र में इन्हें सुनते ही लोगों की रूह कांप जाती है। डॉक्टर अभय कुलकर्णी एक रैशनल आदमी थे। इतिहास में उनकी गहरी रुचि थी, लेकिन भूत प्रेत की कहानियों में बिल्कुल नहीं। उन्हें विज्ञान पर यकीन था, तर्क पर यकीन था। जब उन्हें साल 2017 में शनिवार वाड़ा के रेस्टोरेशन प्रोजेक्ट का हिस्सा बनने का मौका मिला, तो वे बेहद उत्साहित थे। ये उनके करियर का एक बड़ा मोड़ था। उनके साथ थे उनके 3 साथी, प्रशांत जोशी जो स्ट्रक्चरल इंजीनियर थे, राधिका देशमुख जो हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स की एक्सपर्ट थीं, और लोकल गाइड शंकर पवार जो पुणे में ही पैदा हुए थे और शनिवार वाड़ा की हर गली, हर दीवार को अपनी जेब की तरह जानते थे। शुरुआत बिल्कुल सामान्य रही। टीम सुबह 9 बजे आती, पूरे दिन काम करती और शाम 5 बजे से पहले ही वहां से निकल जाती। ये एक अलिखित नियम था जिसे हर कोई फॉलो करता था। शाम 6 बजे के बाद शनिवार वाड़ा में किसी को रुकने की इजाजत नहीं थी। सिक्योरिटी गार्ड्स बहुत सख्त थे इस बारे में। अभय ने कई बार सोचा कि ये नियम क्यों है, लेकिन उन्होंने कभी ज्यादा परवाह नहीं की। शायद ये सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन होगा, उन्होंने सोचा। लेकिन एक दिन शंकर से बातचीत के दौरान जब अभय ने पूछा कि ये 6 बजे की डेडलाइन क्यों है, तो शंकर ने बहुत गंभीरता से जवाब दिया। उन्होंने कहा, साहब, यहां की कहानी बहुत पुरानी है। सन 1773 की बात है, जब पेशवा नारायण राव की यहीं हत्या हुई थी। वे सिर्फ 16 साल के थे। उनके अपने चाचा रघुनाथ राव और चाची आनंदीबाई ने साजिश रची थी। अफगान सैनिकों को पैसों का लालच देकर उन्होंने युवा पेशवा को मरवा दिया। कहते हैं कि नारायण राव भागते हुए चिल्ला रहे थे, काका मला वाचवा, काका मला वाचवा, लेकिन कोई नहीं आया उन्हें बचाने। और उस दिन से उनकी आत्मा यहीं भटकती है, मदद के लिए पुकारती है। अभय हंस पड़े। उन्होंने कहा, शंकर भाई, ये सब लोकल सुपरस्टिशन है। मैं इतिहास में यकीन करता हूं, हां, नारायण राव की हत्या हुई थी, ये एक दुखद सच्चाई है। लेकिन आत्माएं, भूत, ये सब कहानियां हैं जो डर से पैदा होती हैं। शंकर ने कुछ नहीं कहा, बस एक अजीब सी मुस्कान दी और अपने काम में लग गए। लेकिन उनकी आंखों में एक चेतावनी थी जिसे अभय ने नजरअंदाज कर दिया। हफ्ते बीतते गए और काम आगे बढ़ता गया। टीम ने शनिवार वाड़ा के अलग अलग हिस्सों का सर्वे किया, फोटोग्राफ्स लिए, डॉक्यूमेंट्स तैयार किए। राधिका को पुराने दस्तावेजों में बहुत दिलचस्पी थी। उन्होंने नारायण राव की हत्या के बारे में विस्तार से पढ़ा। उन्हें पता चला कि कैसे एक चिट्ठी में गलती से प्याला धरा की जगह प्याला मारा लिख दिया गया था। प्याला धरा का मतलब था उन्हें पकड़ो, लेकिन प्याला मारा का मतलब था उन्हें मार डालो। इस एक शब्द की गलती ने एक युवा राजा की जान ले ली। राधिका को यह कहानी बहुत दुखद लगी, लेकिन वे भी अभय की तरह रैशनल थीं। उन्हें भी भूतों में यकीन नहीं था। लेकिन फिर छोटी छोटी चीजें होने लगीं। कभी काम के दौरान प्रशांत को लगता कि किसी ने उन्हें पीछे से बुलाया, लेकिन मुड़कर देखने पर कोई नहीं होता। कभी राधिका को दूर से किसी बच्चे की आवाज सुनाई देती, लेकिन पास जाने पर सन्नाटा होता। अभय इन सबको साइकोलॉजिकल बताते। उन्होंने कहा कि जब हम किसी जगह के बारे में पहले से कोई धारणा बना लेते हैं, तो हमारा दिमाग वैसी ही चीजें देखने और सुनने लगता है। ये सिर्फ माइंड गेम्स हैं। लेकिन वो दिन आया जिसने सब कुछ बदल दिया। नवंबर की एक शाम थी। मौसम थोड़ा सुहावना था। टीम अपने काम में इतनी व्यस्त हो गई कि उन्हें समय का ध्यान ही नहीं रहा।
जब अभय ने घड़ी देखी तो 6 बज चुके थे। शाम का अंधेरा उतरने लगा था और शनिवारवाड़ा की पुरानी दीवारें एक अजीब सी छाया में डूब गई थीं। उन्होंने जल्दी से अपना सामान समेटना शुरू किया। प्रशांत और राधिका बाहर गए, लेकिन अभय को एक आखिरी माप लेना था। उन्होंने शंकर से कहा कि आप भी जाइए, मैं बस 2 मिनट में आता हूं। शंकर हिचकिचाए। उन्होंने कहा, साहब अब चलिए ना, कल कर लेंगे। लेकिन अभय ने कहा कि बस 2 मिनट की बात है। शंकर अनिच्छा से बाहर चले गए। अभय अकेले रह गए उस पुराने कमरे में जो कभी पेशवाओं का निजी कक्ष हुआ करता था। उन्होंने अपना मेजरिंग टेप निकाला और दीवार की लंबाई नापने लगे। आसपास सन्नाटा था, सिर्फ उनकी अपनी सांसों की आवाज सुनाई दे रही थी। तभी उन्हें एक आवाज सुनाई दी, एक बहुत हल्की, दूर से आती हुई आवाज। पहले तो उन्हें लगा कि शायद बाहर से कोई आवाज आ रही है, लेकिन फिर वो आवाज साफ होने लगी। ये किसी बच्चे की आवाज थी। एक लड़का रो रहा था। अभय का दिल तेजी से धड़कने लगा। उन्होंने खुद को समझाया कि शायद पास की किसी बस्ती से आवाज आ रही होगी, लेकिन फिर उन्हें शब्द सुनाई दिए, काका, काका मला वाचवा। आवाज बिल्कुल पास से आ रही थी, जैसे कोई उसी कमरे में हो। अभय के हाथों से माप टेप गिर गया। उन्होंने चारों तरफ देखा। कमरा खाली था, कोई नहीं था वहां, लेकिन आवाज फिर आई, इस बार और करीब से। काका मला वाचवा, प्लीज मला वाचवा। ये एक बच्चे की दर्द भरी, मदद मांगती आवाज थी। अभय का पूरा शरीर कांप गया। उन्होंने जल्दी से अपना सामान उठाया और बाहर की तरफ भागे। लेकिन जैसे ही वे दरवाजे की तरफ मुड़े, उन्हें कमरे के कोने में कुछ दिखा। एक परछाई, एक छोटी सी परछाई जो दीवार के पीछे से झांक रही थी। अभय की सांसें रुक गईं। वो परछाई हिली और फिर अभय को एक चेहरा दिखा, एक युवा लड़के का चेहरा, जिसकी उम्र शायद 16-17 साल रही होगी। वो पुराने कपड़े पहने हुए था, पेशवाई स्टाइल के कपड़े। उसका चेहरा धूल और मिट्टी से सना हुआ था और उसकी आंखों में एक अजीब सा खालीपन था, एक गहरा दर्द, एक अधूरी प्रार्थना। अभय चीख नहीं सके। उनकी आवाज गले में अटक गई। वो बस वहीं खड़े रहे, उस चेहरे को देखते रहे। और फिर उस लड़के ने अपना हाथ आगे बढ़ाया, जैसे मदद मांग रहा हो। उसके होंठ हिले और फिर से वही शब्द निकले, काका मला वाचवा। अभय को लगा कि उनके पैर जमीन में गड़ गए हैं। वो हिल नहीं पा रहे थे। लेकिन फिर अचानक बाहर से प्रशांत की आवाज आई, अभय सर, आप ठीक हैं? ये आवाज सुनते ही वो ट्रांस टूटी और अभय भागकर बाहर आ गए। बाहर आकर वो हांफने लगे। प्रशांत और राधिका ने पूछा कि क्या हुआ, लेकिन अभय कुछ बोल नहीं पाए। शंकर ने उन्हें देखा और समझ गए कि कुछ हुआ है। उन्होंने धीरे से कहा, आपने देखा ना साहब? अभय ने कुछ जवाब नहीं दिया। वो बस चुप रहे। उस रात अभय को नींद नहीं आई। बार बार वो चेहरा उनके सामने आता रहा। वो आवाज उनके कानों में गूंजती रही। अगले दिन अभय ने फैसला किया कि उन्हें इस बारे में और जानना होगा। उन्होंने राधिका से कहा कि वो नारायण राव के बारे में और रिसर्च करें। राधिका ने पुराने दस्तावेजों में खोजबीन की। उन्हें पता चला कि नारायण राव की हत्या बेहद क्रूर तरीके से हुई थी। वो अपने ही कमरे में सो रहे थे जब अफगान सैनिक तलवारें लेकर आए। वो भागे, मदद के लिए चिल्लाए, लेकिन कोई नहीं आया। उनके माता पिता दोनों की मृत्यु हो चुकी थी, इसलिए वो अपने चाचा को पुकारते रहे, लेकिन वही चाचा उनकी हत्या के पीछे था। युवा पेशवा की चीखें उस रात पूरे शनिवारवाड़ा में गूंजी होंगी और फिर सब कुछ खत्म हो गया। राधिका ने यह भी बताया कि सन 1828 में शनिवारवाड़ा में भयंकर आग लगी थी। 7 दिनों तक वो आग जलती रही। लोग कहते थे कि ये नारायण राव की आत्मा का बदला था। हालांकि आधिकारिक रिकॉर्ड्स में लिखा है कि एक ओनेयल लैंप फूटने से आग लगी थी। पूरा किला लकड़ी का बना था, इसलिए आग तेजी से फैल गई। लेकिन लोकल लोग इस पर यकीन नहीं करते। उनका मानना है कि नारायण राव की आत्मा आज भी वहां है। अभय अब कंफ्यूज थे। उन्होंने जो देखा था उसे वो भुला नहीं पा रहे थे। वो एक साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन ढूंढना चाहते थे। उन्होंने सोचा कि शायद ये हेलुसिनेशन था। शायद उस कमरे में कुछ केमिकल वेपर्स थे जिन्होंने उनके दिमाग को प्रभावित किया, या शायद ये साइकोलॉजिकल था।
शंकर की कहानियां सुनकर उनका सबकॉन्शियस माइंड उन चीजों को क्रिएट कर रहा था, लेकिन कितना भी वो खुद को समझाएं, वो चेहरा, वो आवाज, सब कुछ बहुत रियल लगा था। प्रोजेक्ट चलता रहा, लेकिन अभय ने अब एक नियम बना लिया। वो हमेशा शाम 5 बजे से पहले वहां से निकल जाते, और वो कभी अकेले नहीं रहते, लेकिन छोटी छोटी चीजें होती रहीं। कभी कोई दरवाजा खुद से खुल जाता, कभी किसी को लगता कि कोई उन्हें फॉलो कर रहा है। प्रशांत ने एक बार कहा कि उन्हें एक बच्चे की हंसी सुनाई दी जो दीवारों के पीछे से आ रही थी। राधिका ने भी माना कि कभी कभी उन्हें लगता है कि कोई उन्हें देख रहा है। शंकर ने एक दिन अभय को अलग ले जाकर कहा, साहब, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। यहां एक और ASI ऑफिसर आए थे कुछ साल पहले। वो भी आपकी तरह रैशनल थे, भूतों में यकीन नहीं करते थे। एक दिन वो काम में देर हो गई और शाम को यहीं रुक गए। अगली सुबह जब उन्हें यहां से निकाला गया तो उनकी हालत देखने लायक नहीं थी। वो बुरी तरह कांप रहे थे, कुछ बोल नहीं पा रहे थे। बाद में उन्होंने बताया कि उन्होंने एक लड़के को देखा था जो एक कुर्सी पर बैठा था, पुराने कपड़ों में। उसके आगे एक दिया जल रहा था। जब वो ऑफिसर पास गए तो वो लड़का गायब हो गया। अभय ने पूछा, फिर क्या हुआ? शंकर ने कहा, उन्होंने यहां आना बंद कर दिया, ट्रांसफर करवा लिया दूसरी जगह। साहब, मैं आपको सलाह देता हूं कि आप भी सावधान रहें। नारायण राव की आत्मा शायद अभी भी मदद मांग रही है, लेकिन कौन जानता है कि मदद करने की कोशिश में क्या हो जाए। अभय इन सब बातों से परेशान हो गए। उन्होंने डिसाइड किया कि वो इस बारे में और रिसर्च करेंगे। उन्होंने पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स से संपर्क किया, लेकिन जवाब मिला कि शनिवार वाड़ा में किसी पैरानॉर्मल टीम को अलाउ नहीं किया जाता। कुछ साल पहले एक टीम को 10-15 मिनट के लिए परमिशन मिली थी, वो भी दोपहर के समय, लेकिन रात में कभी किसी को अंदर जाने की इजाजत नहीं मिली। EMF मीटर्स और दूसरे इक्विपमेंट्स भी अलाउड नहीं थे। अभय को लगा कि शायद अथॉरिटीज कुछ छुपा रही हैं, शायद वो नहीं चाहते कि सच बाहर आए। दिसंबर आ गया और प्रोजेक्ट लगभग पूरा होने वाला था। अभय ने तय किया कि वो एक बार फिर से उस कमरे में जाएंगे जहां उन्होंने वो चेहरा देखा था, लेकिन इस बार वो दिन के उजाले में जाएंगे और पूरी टीम के साथ। उन्हें कुछ जवाब चाहिए थे। जब वो उस कमरे में पहुंचे तो सब कुछ नॉर्मल लग रहा था। दिन की रोशनी में वो कमरा बस एक पुराना खाली कमरा था, कोई परछाई नहीं, कोई आवाज नहीं। लेकिन जब अभय ने कमरे के उस कोने की तरफ देखा जहां उन्होंने वो चेहरा देखा था, तो उन्हें दीवार पर कुछ लिखा हुआ दिखा, बहुत हल्का, जैसे किसी ने नाखूनों से खरोंचा हो। राधिका पास आईं और ध्यान से देखा। वो मराठी में लिखा था। उन्होंने पढ़ा, काका मला वाचवा, मला सोडू नका। इसका मतलब था, चाचा मुझे बचाओ, मुझे मत छोड़ो। सबकी रीढ़ में सर्दी दौड़ गई। ये लिखावट बहुत पुरानी लग रही थी, लेकिन कोई नहीं कह सकता था कि ये कब की है। शंकर ने कहा, साहब, मैंने आपको बताया था ना, नारायण राव अभी भी यहां हैं, वो अभी भी मदद मांग रहे हैं। अभय कुछ नहीं बोले। उनके पास कोई साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन नहीं था इस बार। प्रोजेक्ट पूरा हुआ और टीम ने शनिवार वाड़ा छोड़ दिया, लेकिन अभय कभी वो अनुभव नहीं भूल पाए। उन्होंने अपनी रिपोर्ट में सिर्फ टेक्निकल डिटेल्स दी, पैरानॉर्मल एक्सपीरियंस का कोई जिक्र नहीं किया, लेकिन अंदर ही अंदर वो जानते थे कि उन्होंने जो देखा था वो रियल था। आज भी जब कोई उनसे शनिवार वाड़ा के बारे में पूछता है तो वो बस इतना कहते हैं कि ये एक ऐतिहासिक जगह है जहां बहुत दुखद घटना हुई थी, और शायद कुछ दर्द इतने गहरे होते हैं कि वो सदियों तक नहीं मिटते। शनिवार वाड़ा आज भी खड़ा है। पर्यटक आते हैं, फोटो खींचते हैं और चले जाते हैं, लेकिन शाम 6 बजे के बाद वो जगह बिल्कुल खाली हो जाती है। सिक्योरिटी गार्ड्स सुनिश्चित करते हैं कि कोई अंदर न रहे, और अगर आप उस वक्त चुपचाप खड़े होकर सुने तो शायद आपको भी सुनाई दे वो दूर से आती हुई एक युवा लड़के की आवाज, काका मला वाचवा, काका मला वाचवा। लोग कहते हैं कि शनिवार वाड़ा हॉन्टेड है, लेकिन अभय का मानना अलग है। उनका कहना है कि ये हॉन्टेड नहीं है, ये एक ऐसी जगह है जहां एक भयानक अन्याय हुआ था। एक 16 साल के लड़के को, जो राजा था, जिसके भविष्य में पूरे साम्राज्य को संभालना था, उसे उसके अपनों ने ही धोखा देकर मार डाला। और उस रात उसकी चीखें, उसकी मदद की पुकार किसी ने नहीं सुनी।
शायद वो पुकार आज भी गूंज रही है उन पुरानी दीवारों में। शायद नारायण राव आज भी इंसाफ की उम्मीद कर रहे हैं। तो क्या शनिवारवाड़ा हॉन्टेड है? क्या वहां भूत हैं? अभय के पास इसका कोई जवाब नहीं है, लेकिन एक बात तय है, कुछ जगहें सिर्फ इमारतें नहीं होती, वो यादों का, दर्द का और अधूरी कहानियों का घर होती हैं। और शनिवारवाड़ा ऐसी ही एक जगह है, एक ऐतिहासिक धरोहर जिसके पत्थरों में एक युवा पेशवा की आखिरी सांसें, उनकी आखिरी पुकार आज भी कैद है और शायद हमेशा रहेगी। तो ये थी आज की कहानी। अगर इस कहानी ने आपको थोड़ा भी बेचैन किया हो तो हॉरोस्कोप रेडियो को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। ऐसी ही डरावनी कहानियों के लिए बेल आइकॉन दबाइए। और अगर आप भी डर की दुनिया का हिस्सा बनना चाहते हैं तो हमारा फेसबुक हॉरर ग्रुप डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जरूर जुड़िए, क्योंकि कुछ कहानियां सुनकर खत्म नहीं होती।